नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले करीब-करीब 36 घंटे में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। घटनाएं तो और भी हुई हैं, लेकिन इनको मैं 2 बड़ी घटनाएं मानता हूं। एक वांगचुक का गिरफ्तार होना और जोधपुर की सेंट्रल जेल पहुंचना, और वो भी एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। दूसरी बड़ी घटना बरेली का बिगड़ैल मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी और उस पर भी एनएसए की तैयारी। तीसरी बड़ी घटना, योगी आदित्यनाथ ने फिर से ऐसा लगता है कि डंडा उठा ही लिया है और उन्होंने आज दंगाइयों को, बलवाइयों को, त्योहार के इस सीजन को पलीता लगाने की साजिश रचने वालों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है और ये कहा है कि अगर आपने ये फेस्टिव सीजन बर्बाद करने की कोशिश की, इसमें पलीता लगाने की कोशिश की, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आप लोगों को। सीधे जुड़ते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ और थोड़ी देर में धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी चर्चा की शुरुआत करते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। योगी जी का एक वीडियो सुन लेते हैं। जी, कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। एक दूसरे कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर वीरेंद्र जी के पास जाते हैं। ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना,
इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। जी वीरेन जी, आज तो योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, मैं कहूं कि फिर से डंडा उठाने का काम कर लिया है। योगी जी हमेशा स्पष्ट ही बोलते हैं, लोगों को देर में समझ में आता है। योगी जी कभी किसी वर्ग या किसी जाति या किसी मजहब के खिलाफ केवल कभी नहीं बोलते हैं, वो केवल राज धर्म की बात बोलते हैं। मौलाना तौकीर रजा खान जो हैं, ये जो जो आपका 1852 या 54 में जब दारुल उलूम देवबंद में सऊदी अरब के वहाबी इस्लाम के एक फिरके की स्थापना हुई थी, जो आज बहुत बड़ा मदरसा क्या हुआ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन गया है। उसके जवाब में एक सुन्नी मौलाना ने बरेली में ये सुन्नी बरेलवी पंथ की स्थापना की थी, और ये लोग एक तरीके से दरगाहों मजारों में मत्था टेकना, वहां पे जो है फातिहा पढ़ना, दुआ मांगना, और वहां पे जो है बैठ के कुरान पढ़ना, ये सब ये लोग मानते हैं। जबकि देवबंदी जो है ये दरगाह मजार को हराम मानते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो देवबंदी है या जो सऊदी अरब से जो आया है वहाबी इस्लाम, वो लोग कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद एक इंसान कामिल है, यानी एक आला दर्जे के इंसान हैं। लेकिन बरेलवी कहते हैं कि वो जो है वो एक तरीके से वो नूरे अल्लाह हैं, उनमें डिवाइन ग्रेस है। ये मामला है। तो ये जो मौलाना और ये जो आला हजरत की मजार है बरेली में, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है भारत के पार्टीशन में। ऑल इंडिया सुन्नी फेडरेशन जो था उस समय का, उसने उसने मोहम्मद अली जिन्ना को, जो फुट सोल्जर हैं, जो सैनिक हैं, उसी ने उपलब्ध कराए थे। और जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान में एक आंदोलन चल रहा था, तहरीके लब्बाइक हुसैन। वो सब लोग जो है जो उनकी पवित्र भूमि है, वो बरेली ही है। और अगर आज भारत सरकार पाकिस्तान बांग्लादेश से मुसलमानों को बरेली आने की अगर वीजा फ्री कर दे या सबको वीजा दे दे, तो साल में 50 लाख लोग केवल बरेली आएंगे। और आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में 90% मुसलमान बरेलवी मुस्लिम हैं। और जो देवबंदी है उनकी संख्या 10% या इससे भी कम है। तो ये जो मौलाना तौकीर रजा खान है, इसको पिछले 20 साल 25 साल से ये आदत है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उसके पहले जनता दल के लोग इसकी दाढ़ी को सहलाएंगे, उसमें बिल क्रीम लगाएंगे। 2012 के चुनाव में तो कांग्रेस ने इसको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया था। और इसके पॉइंट्समैन कांग्रेस के बड़े नेता थे दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत बड़े सेकुलर हैं। तो ये जो है केवल सौदेबाजी करने का आदी रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह यादव ने इसको जो है एक निगम का चेयरमैन बनाया था। अखिलेश ने भी कोई पद दिया था। मायावती के समय भी जो है इसकी इसकी बहुत सेवा होती थी, और ये जो है बरेली का डिफैक्टो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा है। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आया कि योगी जी को मुख्यमंत्री बने अब 8 साल से ज्यादा हो चुका है, वो 9वें साल में चल रहे हैं। तो उसके बावजूद भी अगर अगर उनको ये लग रहा था कि वो योगी जी को धमकी देंगे और योगी जी जो है उनकी बात मान लेंगे, बस यही गलती मौलाना से हो गई। और दूसरी गलती उनकी ये है कि आपने ये अभियान शुरू किया, आई लव मोहम्मद। आपने और आपके लोगों ने जुलूस निकाले, उसमें नारा लगाया गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रसूल की गुस्ताखी किसने की, कहाँ की, कब की, और उसके उसके बारे में आपने किस जिले में, किस थाने में क्या एप्लीकेशन दी। क्या आपने कहीं जिले के किसी एसपी से, कमिश्नर से, डीआईजी से बात की कि साहब ये यहाँ पे हमारे हमारे रसूल की बेहुरमती हुई है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए? कुछ पता नहीं है। तो ये आंदोलन हो क्यों रहा था, किस लिए हो रहा था, ये भी अभी तक आधिकारिक रूप के से सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। योगी जी ने कहा ना कि आप हमारे जो है त्योहार के समय को खराब करना चाहते हैं, तो ये हम नहीं होने देंगे। तो योगी जी भी तो यही बात कह रहे हैं कि आखिरकार आपकी शिकायत क्या है, आपका ग्रीवेंस क्या है, ये सरकार को नहीं पता है। और ये केवल केवल जो जो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं
ये एक ऐसा जॉर्ज सोरोस का टूल किट है जो जिसको केवल भारत में जो कड़ाहा है वो हमेशा जो है अंगीठी पे चढ़ा रहेगा। धीमे-धीमे जो है वो पानी खौलता रहेगा। सिचुएशन नॉर्मल नहीं होने देना है। पिछले 2014 से मोदी जी के पीएम बनने के बाद आप देख लीजिए क्या 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 रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सीटें 99 हो गई, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया मोदी जी का तो मनोबल टूट गया, मोदी जी का आत्मविश्वास खत्म हो गया, मोदी जी खत्म हो गए, सरकार बड़ी कमजोर है। और उसके बाद लगातार सरकार ने जो है और पिछले 15-16 महीनों में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी तक एक बात ऐसी कोई संकेत नहीं आया है कि उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन आया हो केवल इसलिए कि बीजेपी की सीटें घट के 240 हो गई हैं। ही इज परफॉर्मिंग एज यूजुअल। जो उनकी कार्यशैली है, जो कि और जो संविधान में उनको अधिकार है सरकार को और जो सरकार का दायित्व है, वही काम वो कर रहे हैं। तो इन लोगों की जो प्रॉब्लम है ये आपके मौलानाओं की, ये केवल अपने कौम की सौदेबाजी करते हैं। योगी जी भी इनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप ये तो बताइए आपकी समस्या क्या है? आप चाहते क्या हैं सरकार से? अगर अगर आपको लगता है कि सरकार की कोई संस्था आपके संग अत्याचार कर रही है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो भाई आके बताइए। सरकार उसका परीक्षण कराएगी और जो भी संविधान सम्मत, कानून सम्मत होगा वो कार्रवाई करके सरकार आपको राहत देगी। लेकिन आप तो सीधे आग लगा रहे हैं। और ये स्थापित मान्यता है, ये कानूनी बाध्यता है। कोई संगठन यदि कहीं पर भी धरना, प्रदर्शन, रैली की अगर कॉल देता है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से को इसकी सूचना देनी होती है और उसकी बाकायदा अनुमति लेनी पड़ती है। और अनुमति लेनी इसलिए पड़ती है ताकि पुलिस और प्रशासन उस आयोजन को लेकर के और वो ये भी बताते हैं कि उसमें कितने लोगों के आने की संभावना है। उसी के अनुसार प्रशासन, पुलिस उसकी व्यवस्था करता है ताकि वहाँ पे लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई समस्या ना हो और उस इलाके में जो सामान्य जनजीवन है, वो सामान्य रूप से चले। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि आप जो है आप अनुमति लेंगे। आपने कोई अनुमति नहीं ली और आपने जो है पूरे शहर को आग में झोंकने का प्रयास किया। बरेली एक मंडलीय मुख्यालय है। बरेली जो है एक छोटा-मोटा शहर नहीं है, बरेली बड़ा शहर है और लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे के बीच में पड़ने वाला एक बहुत बड़ा शहर है। और वहाँ नगर निगम है, महानगर है, 10 लाख से ऊपर उसकी आबादी है और बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है और नाथ संप्रदाय के रूप में भी उस शहर की उस नगर की एक ख्याति है। तो ये तो बताएँ सरकार को ये तो पता चले कि आपकी शिकायत क्या है? और इन्हीं बरेलवी सुन्नी लोगों ने जुलूस निकाला भदोही में जो पहले बनारस का हिस्सा था अब वो अलग जिला बन गया है। इन लोगों ने जुलूस निकाला वाराणसी में और बच्चों का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने ऐसे ही 5 और शहरों में किया, लखनऊ में किया, कानपुर में किया, उत्तराखंड में किया, गुजरात में दंगा किया। तो ये तो पता लगे भाई आपकी शिकायत क्या है? ये नहीं पता है। और ये तो बेशर्म इसलिए लोग सरकार महिलाओं और बच्चों को आगे कर रहे हैं। यस। और आज सरकार ने अभी एक निर्णय और किया, आपको जानकारी हो गई होगी, बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, ताकि वहाँ पे अफ़वाहें ना फैलें और माहौल खराब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन पे काबू किया जा सके। और योगी जी के राज में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मार्च 2017 में 15 मार्च या 19 मार्च 2017 को योगी जी मुख्यमंत्री बने थे। ये पहली घटना है जब उत्तर प्रदेश के किसी नगर में इंटरनेट की सेवाएँ बाधित की जा रही हैं एक तरफ़ा दंगे की वजह से। क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि सुन्नी मुसलमानों की, मौलाना तौक़ीर रज़ा की, बरेलवी सुन्नी मुसलमानों की पीड़ा क्या है, शिकायत क्या है, उनके ऊपर क्या अन्याय किसने किया है, कब किया, कैसे किया, कुछ तो बताइए। लेकिन लेकिन यही समस्या लद्दाख में भी है। वो सोनम वांगचुक ने क्यों आग लगा दी लद्दाख में, जबकि हाई पावर्ड कमेटी ऑफ जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से लगातार एपेक्स बॉडी ऑफ ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बातचीत हो रही थी। मई में बातचीत हुई है, अभी सितंबर में बातचीत हुई है, अगले दौर की बातचीत
6 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उसके पहले आप वो आदमी जो है आमरण अनशन पे बैठ गया, 15 दिन बैठा रहा और फिर उसने वहां दंगा करवा दिया। तो ये तो सवाल उठता है ना कि आखिरकार ये क्यों किया गया, किसके इशारे पे किया गया, कौन है इनके जो लोग इनकी स्ट्रिंग पुल कर रहे हैं, इनकी डोर किसके हाथों में है। तो इस मामले में सोनम वांगचुक और मौलाना तौकीर रजा दोनों के ऊपर एक ही किस्म का शक पैदा होता है कि आखिरकार इनके पीछे कौन है। क्या ये महज प्यादे हैं, क्या ये महज मोहरे हैं, या इन्हें कोई और चला रहा है। अभी तक क्योंकि इनकी शिकायत का पता नहीं है, इनकी ग्रीवेंस का पता नहीं है, तो इनके ऊपर ये आरोप लगना स्वाभाविक है कि ये किसी और ताकतों के इशारे पर उत्तर प्रदेश में, बाकी भारतवर्ष में जो सौहार्द और त्योहार के महीने का जो माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। और जिस तरीके से भारत सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी के में दरों की दरों में बदलाव के बाद जो बाजार में बूम आया है और जो इस समय बाजार में उत्साह का माहौल है, अर्थव्यवस्था जो में जो इन्वेस्टर का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको किसी इकोनॉमी को अगर नुकसान पहुंचाना है, तो उपभोक्ता के और निवेशक के सेंटिमेंट को किल कर दो। और अभी तक जो हुआ है लद्दाख में और कल बरेली में और जो यूपी के अन्य 6 शहरों में हो चुका है, उससे ये बहुत ही लॉजिकल कंक्लूजन है कि बाकायदा उपभोक्ता के, निवेशक के और आम नागरिक का जो सबसे हर्ष और उत्सव का समय होता है, यानी ये नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली, उसको किसी तरीके से स्पॉइल करो, उसको किसी तरीके से जितना अशुभ हो सकता है वो करो, ये इस नीयत से किया गया है। और दो सरकार ने और ये जो मेरे किया है, पास इससे कम और क्या होता। मेरे पास दो और बाइट हैं। एक मौलाना रजवी जो बरेली से ही हैं, हालांकि ये भी हाँ, हाँ, समय हाँ, समय पर काफी ऐसी आपत्तिजनक बातें करते रहे हैं, लेकिन हाँ, कल की घटना को लेकर के इन्होंने थोड़ा डिफरेंट मत व्यक्त किया है। हाँ, सुन लेते हाँ, हैं। हाँ। जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक है, मगर उसी के साथ साथ में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का ये तरीक़ा नहीं है कि रोडों पे उतर के शोर मचाया जाए, हंगामा किया जाए, एजिटेशन, धरना प्रदर्शन किया जाए या पुलिस और प्रशासन से टकराव किया जाए। ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात नहीं है। पैगंबर इस्लाम की तालीमात ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उनकी शिक्षा को अपनाया जाए। उन्होंने अपने तमाम अनुयायियों को जो फरमान जारी किया है उस पर अमल किया जाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने बताया कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा मेरे आंखों की। इन्होंने डिफरेंट मत व्यक्त किया है कि ये सड़कों पर निकल करके तमाशे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत परिपाटी है, ये तरीका ही गलत है, ये नहीं किया जाना चाहिए। एक योगी जी का भी है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। उन्होंने मौलाना के बारे में कहा है, तौकीर रजा के बारे में, कि शायद वो भूल गए थे कि इस समय शासन किसका है। हाँ, सही बात कही उन्होंने। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय मैं उससे पहले नहीं जाता
लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। बहुत बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने कही है कि ये जो विकास को बाधा जी। पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थोड़ा और पीछे चलिए। इस्लामी जिहादियों की टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है पूरे दुनिया में एक। योगी जी ने ये कहा कि क्या ये देश को पूरा ये जाम करना चाहते हैं? तो थोड़ा अगर इतिहास का संदर्भ लीजिए, 1946 में सितंबर में आजादी के पहले जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि मुजफ्फरनगर के ही थे, लियाकत अली, वो उस अविभाजित भारत की सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ऐसा बजट पेश किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का, उद्योगपतियों का काम करना ही असंभव हो गया था। तो ये बाकायदा जो है ऐसी मांगे रखना कि जिनको के ऊपर काम करना पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, उनको कंसीडर करना ही संभव ना रह जाए। अब जैसे मैं बार-बार अब मैंने अभी कहा कि आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया, उनको पिटवा दिया, पुलिस एक्शन पे मजबूर किया। आपकी शिकायत क्या थी? ये सब आपने जिहाद किया किस लिए? दिसंबर 19 में शाहीन बाग में 2 महीना 3 महीना वहां पे सड़क जाम किए रहे। आपकी मांग स्पष्ट थी कि नागरिकता कानून में संशोधन जो है एंटी मुस्लिम है, हमें स्वीकार नहीं है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो सरकार को आपकी मांग मालूम थी कि आप चाहते क्या हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सितंबर 2020 से लेकर के और नवंबर 21 तक किसानों ने सड़क को जाम किया। उनकी मांग थी कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उनको वापस लिया जाए, वापस ले लिया गया। तो उनकी मांग स्पष्ट थी और सरकार की ओर से किसानों के संगठनों से दर्जनों राउंड की वार्ता हुई। लेकिन मौलाना तकी रजा खान ने क्या बरेली के जिला अधिकारी को, बरेली के एसएसपी को, बरेली के डीआईजी को क्या कोई ज्ञापन दिया कि ये हमारी ये मांग है, हमारी ये शिकायत है, इस पे सरकार कार्रवाई करे? तो ना मुख्यमंत्री जी को पता है, ना हमको पता है, ना आपको पता है। तो नहीं, इससे ये क्या गहरा उसने तो सिर्फ जी, ये कहा कि इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में इकट्ठा हो जाइए, जरा ताकत दिखानी है। किस लिए? किस लिए? ताकत किसको दिखानी है? क्या यू क्या क्या बरेली पाकिस्तान में है? या बरेली को आपको भारत से अलग करना है? क्या किसकी ताकत दिखानी है? ताकत किस लिए दिखानी है? किसको दिखानी है? आपका अंततः ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? खुल के बोलिए ना। क्या आपको वही ताकत दिखानी है जो आप 1947 में बरेली में रहते हुए पाकिस्तान बनवा के ताकत दिखा चुके हैं? कौन-सी ताकत दिखानी है आपको? लखनऊ के नदवा दारुल उलूम नदवातुल उलेमा में पाकिस्तान का पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जो आजमगढ़ के बहुत बड़ा जो जो वहां के समाजवादियों, कम्युनिस्टों और समाजवादी पार्टी के अनुसार बहुत बड़ा केंद्र है सेकुलरिज्म का, मौलाना शिबली नोमानी कॉलेज। मौलाना शिबली नोमानी उस उस कमेटी के मेंबर थे सन 46 में जिसने पाकिस्तान का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो क्या वो ताकत दिखानी है? ताकत कौन-सी दिखानी है? तो योगी जी ने अगर जो कहा है कि मौलाना भूल गया था, तो अभी तो मेरा तो मानना है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। बिल्कुल। उन्हें बहुत कुछ कहना चाहिए था। तो ये बात सामने आनी चाहिए कि भाई ये किस किस्म का आंदोलन था कि जहाँ कोई आपकी शिकायत नहीं है, कोई आपका मांग पत्र नहीं है, कोई आपने ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया कि ऐसा आपके साथ अन्याय हो गया, क्या हो गया? तो हम ये क्यों ना मान लें कि जो जो अभी मार्च 2024 में संसद से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, जिसमें यूपी में 1.25 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी है जो वक्फ बाय यूजर हैं जिनका और उन वक्फ प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक साबित करने का उनके पास कोई कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई अभिलेख नहीं है। वो सारी प्रॉपर्टीज कहीं वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है
और अब उस नए अधिनियम के अनुसार वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रह गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर मुकदमा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अभी सितंबर 9 को सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में इस धारा को अपहेल्ड किया है कि अगर जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में अगर रजिस्टर्ड नहीं है और उसका अगर आपके पास अपनी ओनरशिप को साबित करने का अगर दस्तावेज नहीं है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी से जो है आपने पेचबंदी शुरू कर दी है कि सरकार के ऊपर इतना दबाव बना दो और सरकार को ये बता दो कि यदि सरकार ने उन वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर से अगर हमको बेदखल करने का प्रयास किया तो हम ये कर सकते हैं। क्या इसीलिए इस्लामिया कॉलेज में आप ताकत दिखा रहे थे कि सरकार जो है इलीगल वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई ना करे? इस साल जनवरी में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसको वक्फ बिल रेफर किया गया था, उसने लखनऊ का दौरा किया था। उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने राज्य सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी और ये कहा था कि यूपी में जितनी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया है 77% के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागज नहीं है, यानी वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रह गई है। और ऐसी प्रॉपर्टी 1-8 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, खरबों की प्रॉपर्टी है। तो अब वो प्रॉपर्टी जाने वाली है। क्या इसी डर से मौलाना पेशबंदी कर रहा था? क्या कर रहा था? खुल के बोलता क्यों नहीं? और आज जो इंटरनेट सस्पेंड किया गया है बरेली में, तो मतलब उसने ताकत दिखा दी कि देखो हमने बवाल किया और सरकार को हमने मजबूर कर दिया कि आप 48 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवा बंद कर दो। ये तो आपकी सफलता मिल गई ना आपको इतनी, ये तो आपने ताकत दिखा दी ना अपनी। तो अब आपने ताकत दिखा दिया, अब सरकार ताकत दिखाएगी कल से। हाँ, नहीं तो दिखा दी। हाँ, अब तो ताकत दिखा दी ना आपने। आपने उस सरकार को पर मजबूर कर दिया कि इंटरनेट सस्पेंड कर दे 48 घंटे के लिए। चलिए हमने ताकत देख ली आपकी, लेकिन सरकार आपकी इस ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के सामने झुकना तो बहुत दूर की बात है, अपनी पलक भी नहीं झपकाएगी। ये योगी जी की सरकार है और वो क्या करेंगे, क्या किया है, उनका 8 साल का रिकॉर्ड लोग समझ लें। संभल में क्या किया गया था, वहां भी आपने यही कोशिश की थी। दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून के समय भी आपने यही ब्लैकमेल किया था और मुझे तारीख भी याद है, मैंने कल भी कहा था 19 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के 35 शहरों में एक साथ जो है दंगा करने की कोशिश की गई थी और उस दिन भी शुक्रवार था, जुम्मा था। तो ये जो आपकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है, जिस ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के जरिए दबाव बना करके आपने पाकिस्तान ले लिया और अब तक आपने जो है पार्लियामेंट को झुका रखा था। 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था शाह बानो वाला, तब लखनऊ में बहुत बड़ी रैली हुई थी और राजीव गांधी झुक गए थे, राजीव गांधी डर गए थे और तुरंत उस फैसले को पलटने के लिए संसद से एक बिल पास हो गया था और जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन अमेंडमेंट एक्ट। और तब मौलाना बड़े गलवे से बड़े गर्व से कहते थे, लखनऊ में गाल बजाते थे कि हमने हिंदुस्तान की पार्लियामान को झुका दिया। तो अब दिल्ली में और लखनऊ में ये वो वाली सरकार नहीं है जो आपके आगे झुक जाए। हाँ, आपकी कोई शिकायत है, आपका स्वागत है, आइए अपनी बात कहिए, हम सुनेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आप दंगा करा लेंगे सड़कों पे और जो है कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर देंगे और बरेली जैसे बड़े शहर के नॉर्मल लाइफ को आप जो है छिन्न भिन्न कर देंगे, उसको डिस्टर्ब कर देंगे और सरकार घुटनों पे आ जाएगी। तो ऐसा ना तो हुआ है और ना होने वाला है। ये सरकार ने आज दिखा दिया। और जरा कार्यक्रम के आखिर में सोनम वांगचुक का एक बयान भी सुनवा देते हैं। इस बयान की बड़ी चर्चा है। किसी कॉमेडियन का नाम लेकर के इसने शायद अनशन के 7वें दिन ये कहा था कि अभी तक तो लद्दाख के नागरिक चीन को अंदर आने घुसने से रोकते रहे, लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, तो फिर हम लोग यानी चीन के लद्दाख के लोग चीन को रास्ता दिखाएंगे कि उनको कहां से घुसना है और कहां जाना है। सुनिए। चलिए बात सामने आ गई ना, जिन्होंने कहा कि कैट इज आउट ऑफ जब द बैग। चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोक। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि
जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। तो इसको रास्ता दिखा दिया है भारत सरकार ने। अब ये जोधपुर ठीक की है। सेंट्रल जेल में पहुंच चुका है। जी, इस पर टिप्पणी करिए। जी। देखिए चौधरी साहब, लोगों को थोड़ा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लेना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस कहती है केवल राज्य को हिंसा करने का अधिकार है। ओनली स्टेट हैज द मोनोपोली फॉर कमिटिंग वायलेंस। और ये भी समझ लेना चाहिए कि पिछले 100 साल में जब से मॉडर्न नेशन स्टेट का प्रिंसिपल सिद्धांत में आया है, 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बाद, कभी भी किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी संगठन ने, किसी भी समूह ने, किसी भी आतंकवादी ने अपने बंदूक के बल पर किसी देश की सरकार को पलट लिया हो, ये ऐसी अनहोनी घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हुई है। क्रांतियां हुई हैं, तख्ता पलट हुआ है। और ये याद रखना चाहिए लोगों को कि यदि छत्तीसगढ़ के आतंकवाद के नक्सलवादियों के पास बंदूक है, तो सरकार के पास उससे बड़ी बंदूक है। द गवर्नमेंट हैज गॉट ए बिगर गन। तो आप बंदूक से राज्य की सत्ता को हिला नहीं सकते। आप बंदूक की नोक से राज्य की सत्ता को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। यही गलती वांगचुक भी कर रहा है, यही गलती मौलाना तौकीर रजा भी कर रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो वो आपकी दाढ़ी में बिल्क्रीम लगाती थी, अरे मौलाना मान जाइए, अरे मौलाना मान जाइए, और उनकी 4 मांगे मान लेते थे। और उनके 4 मदरसों को मानता दे दिया, उनको जो है 4 मदरसों की जमीन दे दिया, उनके 4 मदरसों को ग्रांट दे दिया, और जो उनके जो भी जो उनके फाइनेंशियल लाभ के मामले होते थे कर दिए। मोदी हो चाहे योगी हो, सबकी बात सुनने को तैयार हैं। आइए अपनी बात कहिए, जो नियम संगत होगा वो सरकार आपके लिए करेगी, सबके लिए करेगी। सिर्फ आपके लिए विशेष कोई दर्जा आपको हासिल है, ऐसा नहीं होगा। आपके पास कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है, आपके पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। लेट इट बी वेरी क्लियर टू यू। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी दिखाया है 11 साल में, और यही 8 साल से अधिक समय में योगी जी ने भी दिखाया है। और मैं फिर दोहराता हूं कि यदि इन्हें कोई समस्या होती और अगर ये योगी जी से मिलने का समय मांगते, तो मैक्सिमम 2 दिन में उनको मिलने का समय मिल जाता। और भाई, यूपी का मुख्यमंत्री अगर जनता से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? योगी जी हर महीने सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। आप समय मांगेंगे तो 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, लेकिन समय मिलेगा। अपनी बात तो कहिए, मुख्यमंत्री से आपकी शिकायत क्या है? और यदि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद आपको राहत नहीं मिलती है, तब आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन वो प्रोटेस्ट भी करने का अधिकार आपको असीमित नहीं है, वो भी भारतीय न्याय संहिता के जो संगत प्रावधान के अधीन ही होगा। आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको एडीएम सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिला प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बाकायदे आपको ये बताना पड़ेगा कि शहर के किस स्थान पर कब आप क्या प्रदर्शन करेंगे, कितने लोग वहां होंगे, और आपको तंबू लगाने की भी परमिशन लेनी होगी। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, और आपको लगता है कि सरकार आपकी आरती उतारेगी। और क्या करेगी इसके अलावा? हाँ, नहीं, वो तो आरती योगी जी ने तो आरती तो उतारी है, प्रसाद भी बटा है। वो नहीं है, दूसरे अभी कुछ तरीके नहीं का हुआ है। बटा है। और 2 बातें हैं। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ ने कल रात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और अधिकारियों से कहा कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। दूसरे, सोनम वांगचुक को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कुछ ही घंटे में दिल्ली लैंड कराया गया और दिल्ली से सीधा जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। 2 बातें समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ हों या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, अगर आप देश को, उनकी सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, अगर विकास में बाधा बनेंगे,
तो आपके खिलाफ जैसी कार्रवाई हो सकती है, बस ये 2 घटनाएं उसका मुजाहिरा है, प्रदर्शन है, ये संकेत और संदेश हैं। आने वाले दिनों में जो फेस्टिव सीजन है, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिशें फिर से होंगी, अलग-अलग जगह होंगी, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आप जुटे। अंत में एक निवेदन रहता है, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।